हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय एमसीक्यू सेशन। आज के एमसीक्यू सेशन में हम देखेंगे कि कौन सी पैथोलॉजी में हम कौन सी इमेजिंग मोडालिटी का यूज कर रहे हैं और कौन सी पैथोलॉजी का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक साइन है। तो बिना किसी देरी के हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर अपना वीडियो शुरू करते हैं। First question is the white out appearance on a chest X-ray is often associated with A is pulmonary embolism, B is pneumonia, C is pleural effusion and D is pneumothorax. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज प्लूरल इफ्यूजन। तो जो व्हाइट आउट अपीयरेंस है चेस्ट एक्सरे में वो प्लूरल इफ्यूजन के साथ एसोसिएट करती है। मतलब अगर मान लो आपको चेस्ट एक्सरे में व्हाइट आउट अपीयरेंस दिखाई दे रही है तो वो एसोसिएट करेगा प्लूरल इफ्यूजन के साथ। ये देखो, ये प्लूरल इफ्यूजन की इमेज है जिसमें आपको व्हाइट आउट अपीयरेंस दिखाई दे रही होगी, जो इमेज का राइट साइड है। अब ये किस वजह से आई है? क्योंकि जो प्लूरल स्पेस है उसमें फ्लूइड भर गया है या फिर पस भर गया है या फिर ब्लड भर गया है, जिसकी वजह से जो लंग है वो कोलैप्स हो गया है और साथ में जो मिड एस्टर्नल लेयर है हमारी वो भी शिफ्ट हो गई, जिसको हम कहते हैं मिड एस्टर्नल शिफ्ट। तो इस तरह से व्हाइट आउट अपीयरेंस हमें प्लूरल इफ्यूजन में शो होती है। Question number 2 is which imaging modality is commonly used for evaluating musculoskeletal injuries such as fractures and dislocations? A is CT scan, B is X-ray, C is MRI and D is ultrasound. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज एक्सरे। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज होती है, मतलब कि मसल और स्केलेटल की इंजरीज होती हैं, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया या फिर डिसलोकेशन होगी। वहां पे हम कौन सी इमेजिंग मोडालिटी का यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं एक्सरेज का। Question number 3 is a target sign on a CT scan is often observed in cases of A is hepatic hemangioma या फिर intersusception, B is appendicitis, C is gallstone and D is pneumonia. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज हेपेटिक हिमेंजियोमा या फिर इंटरससेप्शन। तो जो टारगेट साइन है सीटी स्कैन में वो जब भी दिखाई देगा तो उसका मतलब है वहां पे जो पैथोलॉजी होगी उसका नाम होगा हेपेटिक हीमेंजियोमा या फिर इंटरसेप्शन। ये देखो, यहाँ पे आपको इंटेस्टिनल इंटरसेप्शन की इमेज शो हो रही है जिसमें आपको टारगेट साइन भी दिखाई दे रहा है। अब ये जो टारगेट साइन है इसको हम डोनट साइन या फिर बुल्स आई साइन भी कहते हैं, और ये अपीयरेंस इस वजह से जनरेट होती है क्योंकि यहाँ पे कंसेंट्रिक रिंग जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे इकोजेनिक और हाइपो इकोइक बैंड बने हुए हैं। Question number 4 is which of the following imaging techniques is commonly used to evaluate urinary tract disorders such as kidney stone? A is X-ray, B is CT scan, C is MRI and D is ultrasound. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज सिटी स्कैन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि कौन सी इमेजिंग टेक्निक बेस्ट होती है या बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं जब हमने यूरिनरी ट्रैक्ट जो डिसऑर्डर होते हैं उनको इवेलुएट करना होता है, जैसे कि किडनी स्टोन हो गए तो वहां पे हम यूज करते हैं सिटी स्कैन का। तो हमेशा ही जो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है उनको जब हमने इवेलुएट करना होता है, उनको जब हमने फाइंड आउट करना होता है या फिर डायग्नोज करना होता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं सिटी स्कैन का। Question number 5 is what imaging modality is considered safe for evaluating fetal development during pregnancy? A is CT scan, B is MRI, C is X-ray and D is ultrasound. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज अल्ट्रासाउंड। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन सी इमेजिंग मोडेलिटी बेस्ट होती है, जो सेफ होती है
जब हमने फीटल डेवलपमेंट को देखना होता है प्रेगनेंसी के टाइम, तो वो होती है अल्ट्रासाउंड। देखो जो सीटी स्कैन और जो एक्सरे हैं, उनको तो हमने बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अगर मान लो कि जो मदर है या जो फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, उनको कोई दिक्कत है, तो ये जो इमेजिंग मोडालिटी है ये तो हमने बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे हम रेडिएशन का यूज करते हैं और जो रेडिएशन है वो फीटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। और जो एमआरआई है वो अगर मान लो कि मदर को कोई दिक्कत है, तब हम वहां पे यूज कर सकते हैं, वो भी आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो जो स्पेसिफिक जो फीटल डेवलपमेंट के लिए हम जो इमेजिंग मोडालिटी का यूज करते हैं, वो होता है अल्ट्रासाउंड। Question 6 is a ring enhancing lesion on brain imaging is most commonly associated with A. Cerebral infarction, B. Glioblastoma, C. Multiple sclerosis, and D. Cerebral aneurysm. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज ग्लायोब्लास्टोमा। अगर आपको ब्रेन इमेजिंग में अगर आपको रिंग इन्हांसिंग लीजन दिखाई दे रहा है, तो वो एसोसिएट होगा ग्लायोब्लास्टोमा कंडीशन के साथ। ये देखो यहाँ पे आपको ग्लायोब्लास्टोमा की इमेज शो हो रही है। यहाँ पे जो पहली वाली इमेज देखो, तो यहाँ पे आपको रिंग इन्हांसिंग लीजन दिखाई दे रहा है। सेकंड वाली इमेज में भी सेम जगह आपको रिंग इन्हांसिंग लीजन दिखाई दे रहा है। अब देखो एक में व्हाइट दिखाई दे रहा है, एक में आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग सीक्वेंस हैं। तो जब हम एमआरआई पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी आपको कि सीक्वेंसेस क्या क्या होते हैं और कौन से सीक्वेंस में क्या चीज कैसी दिखती है। तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि ये ग्लायोब्लास्टोमा का इमेज है, जिसमें जो रिंग इन्हांसिंग लीजन है वो कुछ इस तरह से शो होता है। Question number 7 is which radiographic view is typically used to assess the alignment of the femur and tibia in the knee joint? A is lateral view, B is oblique view, C is AP view, and D is tunnels view. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज एंटीरो पोस्टीरियर या फिर एपी व्यू। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू हम यूज करते हैं जब हमने नी जॉइंट में फीमर और टिबिया की अलाइनमेंट को देखना होता है, तो हम वहां पे यूज करते हैं एपी व्यू का, दैट इज एंटीरो पोस्टीरियर व्यू का। देखो ये एपी व्यू है हमारे नी जॉइंट का, जिसमें बड़े अच्छे से फीमर और टिबिया शो हो रही है। अब फीमर के नीचे पटेला होता है, तो पटेला कितने अच्छे से शो हो रहा है। उसके नीचे लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल और मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल भी शो हो रहे हैं। उसके नीचे आ जाती है टिबिया, और टिबिया के जो टिबियल स्पाइन है और साथ में जो लेटरल टिबियल प्लेटू और मीडियल टिबियल प्लेटू है, वो कितने अच्छे से शो हो रहा है। और उसके साथ में फिबुला भी हमें शो हो रही है। तो जो एपी व्यू है नी जॉइंट का, वो बहुत ही अच्छा है जब हमने फीमर और टिबिया को देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 is what type of contrast is commonly used in a myelogram to evaluate the spinal cord and nerve root? A is positive contrast, B is negative contrast, C is intravenous contrast, and D is oral contrast. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम कौन से टाइप का कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं माइलोग्राम में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट की। तो हम वहां पे पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं। अब पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट, इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट और ओरल कॉन्ट्रास्ट में क्या डिफरेंस होता है वो एक बार समझ लेते हैं। पहली बात करें पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट की, तो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट में जो हम एलिमेंट यूज करते हैं वो हायर एटॉमिक नंबर का होता है और हायर डेंसिटी का होता है। इसी वजह से जब वो किसी भी इमेजिंग मोडेलिटी में या फिर इमेजेस में जो शो होगा, तो जो कॉन्ट्रास्ट है वो रेडियो ओपेक शो होगा। मतलब कि जो रेडिएशन है वो उस कॉन्ट्रास्ट से पास नहीं करेंगी और वो ज्यादा व्हाइट कलर का हमें शो होगा। तो उस तरह से ये आएगा पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट। अब नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट की बात करें,
तो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि जो एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं वो लोअर एटॉमिक नंबर का होगा और लोअर डेंसिटी का होगा। इस वजह से जो ये है वो जो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट है वो है रेडियो कॉन्ट्रास्ट। तो ये कौन सा होगा? रेडियो लूसेंट कॉन्ट्रास्ट। अब बात करें इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट की, तो इंट्रावेनस का मतलब होता है कि जो हम मतलब सिरिंज के थ्रू इंजेक्ट करते हैं हमारी वेन्स में, तो वो हो गया इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट। और जो ओरल कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जिसको हम एज ए पीने के थ्रू दें, जैसे पानी में डाल के या जूस में डाल के दें, जैसे कि बेरियम स्पेलो स्टडी में जब हम करते हैं तो उसमें हम ओरल कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं। Question number 9 is a coffee bean appearance on a radiograph is characteristic of A's appendicitis, B's intestinal obstruction, C's bolivulus and D's cholecystitis. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज बोल्ब्यूलस। तो जो कॉफी बीन अपीयरेंस है रेडियोग्राफ में वो बोल्ब्यूलस की आती है। ये देखो यहाँ पे आपको बोल्ब्यूलस की इमेजेस शो हो रही होंगी। तो जो सेकंड इमेज अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको कॉफी बीन लाइक अपीयरेंस शो हो रही है। जो कॉफी का सीड होता है उसकी जैसी इमेज आपको शो हो रही है यहाँ पे। तो जो कि साइन है बोल्ब्यूलस डिजीजेस का। अब देखो फर्स्ट वाली इमेज देखो तो यहाँ पे आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जो साइन है जो कॉफी बीन साइन है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और उसके साथ में जो डिसेंडिंग कोलोन है वो भी दिखाई गई है और उसके नीचे जो सिग्मोइड बोल्ब्यूलस है वो भी आपको दिखाया गया है। अब जो बोल्ब्यूलस का जो कॉफी बीन साइन है उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डबल लाइन भी दिखाई दे रही है जो कि कोलोन को जोड़े हुए है। और जो डबल लाइन है ये फॉर्म्ड हुई है ड्यू टू मीडियल वॉल्स की वजह से। और उसके बाहर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लेटरल वॉल की सिंगल लाइनिंग है जो कि आपको बिल्कुल ही जैसा कॉफी का सीड हो रहा है वैसी वाली अपीयरेंस शो हो कर रही है। Question 10 is which of the following imaging modality is commonly used for evaluating brain perfusion in stroke patient? A is MRI, B is CT scan, C is ultrasound and D is nuclear medicine scan. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि हम कौन सी इमेजिंग मोडेलिटी का यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं जब हमने ब्रेन का स्कैन लेते हैं फॉर स्कैनिंग या स्टडिंग स्ट्रोक पेशेंट। मतलब जब हम किसी भी जो स्ट्रोक पेशेंट है उसका जब हम ब्रेन स्कैन ले रहे होते हैं तब कौन सी इमेजिंग मोडेलिटी को हम कॉमनली यूज करते हैं, तो वो आता है न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन जिसको हम पेट स्कैनिंग भी कह सकते हैं। Question number 11 is the strings of pulse sign on an abdominal X-ray is suggestive of A is ascites, B is Crohn's diseases, C is diverticulosis and D is nephrolithiasis. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज डाइवर्टिक्यूलोसिस। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, जब हम एब्डोमिनल एक्सरे स्कैन ले रहे हैं तो उसमें अगर स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल बन के आ रहा है, मतलब जैसे जो पर्ल की एक स्ट्रिंग बोल सकते हैं या फिर जो पर्ल्स की एक माला टाइप बन के आ रही है, तो वो सजेस्टिव होगा डाइवर्टिक्यूलोसिस कंडीशन का। देखो इस इमेज में अगर आप इंटेस्टाइन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग ऑफ पल्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे मोतियों की माला होती है वैसे वाला पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो साइन है डाइवर्टिक्यूलोसिस डिजीजेस का। Question number 12 is which imaging modality is commonly used to evaluate cardiac function and detect heart diseases? A is X-ray, B is CT scan, C is MRI and D is echocardiography, जिसको हम ECG भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज इकोकार्डियोग्राफी और ECG। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि हम कौन सी इमेजिंग मोडेलिटी को कॉमनली यूज करते हैं जब हम स्टडी कर रहे होते हैं कार्डियक फंक्शन की और हार्ट डिजीज की, तब वहां पे हम ECG या फिर इकोकार्डियोग्राफी का यूज करते हैं।
Question number 13 is what imaging technique is commonly used to assess blood flow and vascular abnormality in the brain? A is X-ray, B is CT scan, C is MRI and D is cerebral angiography. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज सेरिब्रल एंजियोग्राफी। अब देखो ये जो आंसर है ये आपको क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा। कैसे? अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि हम कौन सी इमेजिंग टेक्निक का यूज करते हैं जब हम ब्रेन की ब्लड फ्लो और वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज को चेक करना होता है। तो वहां पे हम सेरिब्रल एंजियोग्राफी का यूज करते हैं। अब ये देखो कैसे होगा। जो एंजियोग्राफी है वो हमेशा ही तभी आएगा जब हमने वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज को देखना हो या फिर ब्लड फ्लो एबनॉर्मेलिटीज को जब हमने चेक करना हो तब वहां पे एंजियोग्राफी का हम यूज करते हैं। अब सेरिब्रल है तो जो सेरिब्रल है वो पार्ट है ब्रेन का। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हम ब्रेन की वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी या ब्लड फ्लो को हम चेक कर रहे हैं तो वहां पे सेरिब्रल एंजियोग्राफी का हम यूज करेंगे। Question number 14 is the cottage cheese appearance on a mammogram is suggestive of A is breast cancer, B is fibroadenoma, C is fibrocystic changes and D is breast carcinoma. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज फिब्रोसिस्टिक चेंजेस। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि किसी पेशेंट का जब हम मेमोग्राम लें और उसमें अगर हमें कॉटेज चीज अपीयरेंस शो हो रही है तो वहां पे उस पेशेंट को जो डिजीजेस होगी वो है फिब्रोसिस्टिक चेंजेस। यहाँ पे देखो आपको फिब्रोसिस्टिक चेंजेस की इमेजेस शो हो रही हैं। तो अगर फर्स्ट इमेज आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्रेस्ट में कॉटेज चीज लाइक अपीयरेंस शो हो रही है। तो ये है साइन फिब्रोसिस्टिक चेंजेस का। अब मेमोग्राम में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो व्हाइट व्हाइट कलर का अपेयर हो रहा है ये है कॉटेज चीज लाइक अपीयरेंस और ये साइन है फिब्रोसिस्टिक चेंजेस का। तो ये इमेज है फिब्रोसिस्टिक चेंजेस की। Question number 15 is which imaging modality is commonly used for evaluating gastrointestinal bleeding? A is MRI, B is X-ray, C is CT scan and D is nuclear medicine scan. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन या फिर पेट स्कैन। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि जब हमने गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग को इवेल्युएट करना होता है उसकी स्टडी करनी होती है तब हम वहां पे कौन सी इमेजिंग मोडेलिटी का यूज करते हैं। तो हम वहां पे न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन का यूज करते हैं। अब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग का क्या मतलब है? गैस्ट्रो का मतलब होता है कि जो स्टमक और इंटेस्टाइन की अगर ब्लीडिंग को हमने चेक करना है तब वहां पे हम न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।